नारद जी की इस जयंती पर विश्व संवाद केंद्र पंजाब की तरफ से आप सबका स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारे जो आज के अतिथि हैं उनके साथ साथ बड़ी संख्या में पत्रकार मित्र पहुंचे हैं। मूलतः नारद जी को क्योंकि आदि पत्रकार माना गया है, तो आज का कार्यक्रम पत्रकारों का ही कार्यक्रम है और उसके साथ जो भी सुधीजन हैं जिनकी पत्रकारिता में रुचि है, क्योंकि वो ऐसा मान के चलते हैं कि हर व्यक्ति है कहीं ना कहीं मीडिया के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे उसके दर्शक, श्रोता, पाठक किसी भी रूप में जुड़ा हुआ है, तो पत्रकारिता में उसकी रुचि है, वो स्वाभाविक है। तो आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है विश्व संवाद केंद्र पंजाब की तरफ से। अब मैं आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, हमारे मुख्य वक्ता हैं प्रदीप जोशी जी, और हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर हैं श्री संजय कौशिक जी। इन सब से आग्रह करूंगा दीपक बत्रा जी भी कि वो मंच पर दीप प्रज्वलन के लिए मंच के ऊपर है, वो आए। थोड़ा साइड होके कर करता हूँ। मंच पर मौजूद सभी अतिथियों से आग्रह है कि अपना अपना स्थान है वो ग्रहण करें। मित्रों, क्योंकि आज पत्रकारिता से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, तो ये बताते हुए मुझे बड़ा गर्व का भी अनुभव होता है कि जिस यूनिवर्सिटी के अंदर हम बैठे हुए हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, इसका जो पत्रकारिता विभाग है वो देश के जो सबसे जो पुराने पत्रकारिता विभाग है, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें से एक है। 1941 से ये शुरू हुआ और उस समय पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में थी। देश का विभाजन है उससे पहले की बात है। तो वहाँ लाहौर से ये जो विभाग है वो शुरू हुआ और इसने देश में बहुत धुरंधर पत्रकार है वो दिए, जिनमें से मुझे कुछ जो नाम ध्यान आते हैं वो श्री HK दुआ, जो इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ट्रिब्यून जैसे अखबारों के चीफ एडिटर रहे और साथ में वो एम्बेसडर भी रहे। उसके बाद में सबसे अंतिम उनका जो असाइनमेंट था वो राज्यसभा में नॉमिनेटेड हुए। तो श्री दुआ साहब है, इसी डिपार्टमेंट है, इसी यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता जो डिपार्टमेंट है उसकी प्रोडक्ट थे। शेखर गुप्ता द प्रिंट के एडिटर इन चीफ है, उससे पहले इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ रहे और पत्रकारिता में डिप्लोमेसी में भी, मतलब जो बैकग्राउंड, जो बैक चैनल जो डिप्लोमेसी होती है उसके अंदर भी उनका एक बड़ा योगदान रहा। तो वो भी, शेखर गुप्ता भी इसी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के है स्टूडेंट रहे और वो बार बार इस बात का अपने कार्यक्रमों में उल्लेख भी करते हैं। मतलब तो ऐसे
जो यूनिवर्सिटी है उसके कार्यक्रम में आज हम सबको शामिल होने का मौका मिला है। मेरे लिए तो कम से कम ये बड़े हर्ष की बात है। तो इसी जो यूनिवर्सिटी के जो डीन कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल श्री संजय कौशिक जी आज हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर भी हैं और उन्हें हम होस्ट भी कह सकते हैं। यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल के डीन रहे हैं, एचओडी रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आज के हमारे जो अतिथि हैं उनका परिचय है वो दें। श्री संजय कौशिक। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के अंदर आप सबका स्वागत है और मैं एक होस्ट की हैसियत से यहाँ पर मौजूद हूँ। हमारे बीच मंच पर आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आईपीएस रिटायर्ड हैं, जो स्पेशल डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सन 2023 में 31 जुलाई को रिटायर हुए। और क्योंकि हम सब लोग जानते हैं पुलिस की ड्यूटी किस तरह की होती है, बहुत ही खूबसूरती से निभाते हुए, लेकिन जो एक बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पुलिस की ड्यूटी निभाते हुए कितनी सारी पब्लिकेशंस उन्होंने की, कई सारे ऑनर्स उनको मिले। पंजाबी पोइट, नॉवेलिस्ट, लिंग्विस्ट, क्रिटिक और थिंकर, जो शायद एक बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। इंडियन पुलिस मेडल 2006 में इन्हें मिला, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल 2013, पुलिस इंटरनल सिक्योरिटी मेडल 2023 और पुलिस स्पेशल ड्यूटी मेडल 2023 और साहित्य अकादमी अवार्ड 2013 उनके जो नॉवल डेब्यू नॉवल था निर्वाण के लिए दिया गया उन्हें। और वर्तमान में प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस एट गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच आज के मुख्य वक्ता, हम सब लोग जानते हैं आज के नारद जयंती समारोह के मुख्य वक्ता प्रदीप जोशी जी। आप मूलतः नागपुर महाराष्ट्र से हैं। आप नागपुर से संघ के प्रचारक निकले। आप पूजनीय सुदर्शन जी के निजी सचिव भी रहे। आप अरुणाचल के प्रांत प्रचारक एवं उत्तर पूर्व क्षेत्र के प्रचारक रहे। वर्तमान में आप संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आपका केंद्र चंडीगढ़ है। हमारे बीच दीपक बत्रा जी हैं। दीपक बत्रा जी पूर्व कारवा चंडीगढ़ महानगर रहे। वर्तमान में चंडीगढ़ विभाग कार्यवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हैं और चंडीगढ़ में इनका अपना निजी व्यवसाय है। हमारे बीच में स्वर्ण सिंह चन्नी जी, जो सीनियर आईएएस ऑफिसर रिटायर्ड होम सेक्रेटरी फॉर्मर पंजाब रहे, उनका भी स्वागत है। आप सब श्रोतागण, सभी पत्रकार, अध्यापकगण और सभी लोग जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, आप सबका स्वागत है। और कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल पंजाब यूनिवर्सिटी की इस नारद जयंती समारोह को विश्व संवाद केंद्र पंजाब के साथ मिलकर मनाने में बहुत गौरव और हर्ष महसूस करती है। आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। मित्रों, वो आज नारद जयंती के अवसर पर एक और संयोग है, वो बन रहा है कि जो हिंदी पत्रकारिता है उसके भारत में 200 वर्ष है वो पूर्ण होने जा रहे हैं। और पहला जो हिंदी समाचार पत्र था उद्दंत मार्तंड, वो 30 मई, 4 दिन पहले ही वो तिथि गुजरी है। हिंदी पत्रकारिता दिवस पूरे देश में मनाया गया। वो 30 मई 1826 को वो कलकत्ता है, उस समय कलकत्ता कहा जाता था, वहाँ से वो शुरू हुआ और वो अखबार भी
नारद जयंती के दिन ही शुरू हुआ था। 30 मई 1826 को उस बार नारद जयंती थी और आज हम नारद जयंती मना रहे हैं। और एक उस समाचार पत्र का जो मुख्य ध्येय था और वो था सत्य है उसका प्रचार, सत्य का प्रचार लेकिन साहस के साथ। मतलब ये दो उन्होंने अपने जो उद्घोषणा के अंदर है, जो अपने लक्ष्य है वो रखे थे। और नारद जी के बारे में हम सब लगभग जानते ही हैं, लेकिन एक उनका मूल था कि वो देवता, दानव, मनुष्य, देवलोक, भूलोक, पाताल लोक सब जगह जा सकते थे, सबसे मिल सकते थे, कहीं उनके रोक टोक नहीं थी। लेकिन वो जो भी बात कहते थे कहीं भी जाके उसको कोई भी असत्य नहीं मानता था। आज का जो अपना विषय है वो नैरेटिव और मीडिया है, तो वो जो फेक नैरेटिव की हम बात बार बार मतलब सुनते होंगे, करते होंगे, वो नारद जी के मामले में था भी। सब जगह जाते थे, सबसे बात करते थे, लेकिन उनकी बात को, जो भी उन्होंने बात कही, किसी ने भी असत्य नहीं माना। किसी ने ये नहीं कहा भी नारद जी कोई फेक नैरेटिव है वो फैला रहे हैं। मतलब जो कहा उसको हर एक ने सत्य के तौर पे स्वीकार किया। और वही लक्ष्य है वो जो पहला हमारा हिंदी समाचार पत्र था उद्दंत मार्तंड, उसका था। और पत्रकारिता जहाँ भी रहेगी, आज रहेगी, आज से मतलब 100 साल बाद होगी, तो उसके अंदर ये जो सत्य है ये हमेशा इनबिल्ट रहेगा। मतलब तो मैं आदरणीय प्रदीप जोशी जी से आग्रह करूंगा कि आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उन्हें शॉल और स्मृति चिन्ह है वो देकर सम्मानित करें। मैं श्री प्रदीप जी से आग्रह करूंगा कि आज के हमारे जो होस्ट हैं और गेस्ट ऑफ ऑनर हैं संजय कौशिक जी, उनको भी एक पुस्तक है वो प्रदान करें। जे नंद कुमार जी की हिंदुत्व के ऊपर पुस्तक है। मित्रों, ये जो हमारी भारत के अंदर जो पत्रकारिता है वो जो अपने शिखर पर पहुंची, वो आज़ादी का जिस समय संघर्ष चल रहा था, वो देश है गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और उसके लिए पूरा देश संघर्ष कर रहा था। तो उस समय के जितने भी बड़े नेता थे वो सब के सब पत्रकार भी थे। बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी, नेहरू जी, भगत सिंह, डॉक्टर हेडगेवार, ये सब देश की आज़ादी के लिए काम करते हुए साथ में जो पत्रकारिता है उसमें भी थे। पत्रकारिता देश को आज़ाद करवाने का एक साधन थी। और वो एक ऐसा दौर था कि पत्रकार है उसका एक पांव जेल में होता था और एक बाहर होता था। कितने दिन वो जेल रहेगा और कितने दिन अपने अखबार के ऑफिस में रहेगा, उसमें प्रिंट मीडिया ही था, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल तो बहुत बाद के हैं। तो उसकी किसी को जानकारी नहीं थी। और उस समय के जो अखबारों के अंदर संपादक के लिए जब एडवर्टीजमेंट निकलता था वो बड़ा मज़ेदार होता था। उसमें से हम में से कुछ लोगों को जानकारी भी होगी, कानपुर का उर्दू स्वराज, 1907 में वो समाचार पत्र कानपुर से शुरू हुआ। और उसके एडिटर के लिए जो एडवर्टीजमेंट निकलता था उसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी वो ये थी कि वो जेल जाने के लिए तैयार रहेगा, हर एडिटोरियल के ऊपर उसको 10 साल की सज़ा हो सकती है,
2 सूखी रोटी मिलेंगी और पानी है वो पर्याप्त मात्रा में होगा। तो इस तरह का एडवर्टीजमेंट है एडिटर के लिए, उस समय अखबारों में निकलता था। अगर आज ये इस तरह का वो अगर कोई एडवर्टीजमेंट निकले तो हम सब भली बातें जानते हैं भी शायद एक भी आदमी उस पोस्ट के लिए आगे नहीं आएगा। लेकिन उस उर्दू स्वराज के लिए, उस एडिटर के लिए उस समय लाइनें लग जाया करती थी और वो अखबार लगभग 3 साल है वो निकला। उस 3 साल में 8 पत्रकार है, 8 संपादक है उसमें आए और उन 8 संपादकों को 3 साल में जो कंबाइंड उनकी जो जेल की सज़ा थी, कारावास की सज़ा थी, वो 125 साल थी मतलब है। तो उस तरह का उस समय एक वातावरण है वो हुआ करता था। ये हमारा जो क्षेत्र है ये जो पंजाब क्षेत्र है जिसमें ये संयुक्त पंजाब था, जिसमें आज का पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा है, हरियाणा, हिमाचल ये भी उसके अंदर थे। तो वो लाहौर है उसकी राजधानी थी और लाहौर पत्रकारिता का बहुत बड़ा गढ़ था। और पत्रकारिता के साथ साथ वो जो स्वाधीनता सेनानी थे उनकी एक्टिविटीज़ का भी बहुत बड़ा सेंटर था। वहाँ भी जो पत्रकार हैं, संपादक हैं, वो हमेशा जेल जाते और आते रहते थे। अपना जो बाद में लाहौर से शिमला, अम्बाला होते हुए चंडीगढ़ जो समाचार पत्र आया, द ट्रिब्यून है, उसके जो संपादक कालीनाथ रे, इस समय जलियांवाला बाग कांड हुआ तो उन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसकी जो तीखी आलोचना की, उसकी वजह से उन्हें जेल भेजा गया। और उसके बाद गांधी जी ने पूरे देश में जितनी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटीज थी उनको एक निर्देश दिया कि जगह जगह पर कालीनाथ रे है उनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन किए जाएं और ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको मेमोरेंडम दिए जाएं। पूरे देश में प्रदर्शन हुए और अंत में ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्हें छोड़ना पड़ा। तो इस तरह का एक जो वातावरण था वो पूरे देश के अंदर था। तो अब मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री मनमोहन जी, उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपना उद्बोधन है आज हमें प्रदान करें। श्री मनमोहन जी। मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री प्रदीप जोशी जी, श्री दीपक बत्रा जी, श्री संजय कौशिक जी और सभागार में उपस्थित सभी हाजरीन, पत्रकार बंधुओं, मेरे आदरणीय सरदार स्वर्ण सिंह चन्नी जी और अन्य भाई बहनों, सबसे पहले तो मैं विश्व संवाद केंद्र का अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे अपने इस केंद्र में बुलाया और मेरे इस विषय पर जो विचार सुनने का, पेश करने का मौका दिया, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। दूसरा, मैं नारद जयंती पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। नारद जी जो विष्णु के अवतार हैं और ज्ञान, ध्यान और समर्पण के, विजडम और डेडिकेशन के देवता है, नॉलेज के देवता है, प्रॉस्पेरिटी के देवता है और गंधर्व है। और गंधर्व की हमारे सनातन में बहुत बड़ी परंपरा रही है। उनको त्रैलोक यात्री भी कहा जाता है। त्रिलोक यात्री ये कि जो अपनी दृष्टि से तीनों लोक का भ्रमण कर ले। भौतिक रूप से जाने की अवस्था नहीं है, जो अपनी दृष्टि से सत्य तक पहुंच सके, इस तीनों लोकों के सत्य को जान सके, और उनमें ये समर्था थी। और हम आज उसको याद करते हुए, उनको याद करते हुए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जिस विभाग में मैं रहा,
इसको हिंदी में आसूचना ब्यूरो कहते हैं, उसका भी लगभग इसी प्रकार की प्रकृति है काम करने की, जो पद्धति है और जो प्रणाली है। तो जो मैंने कुछ अपने ज्ञान अर्जित जो मैंने किया पिछले दिनों में स्वयं अध्याय से, और जो मैंने अपने अनुभव से जाना, उनके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं विश्व संवाद केंद्र को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इसमें 3 जो शब्द हैं वो बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं: विश्व, संवाद और केंद्र। विश्व में जितने कॉन्फ्लिक्ट हैं उसकी वजह यह है कि संवाद नहीं है। सो संवाद पैदा करना बहुत जरूरी है, और संवाद की परंपरा बहुत पुरानी है। मैं गुरुमत का, सिखिज्म का विद्यार्थी हूं, और मेरी जीवन विधि और जो बोध विधि है, जो भाव विधि है, मैं कोशिश करता हूं कि वो गुरुमत से मैं जो ज्ञान प्राप्त हो उसके अनुसार अपने जीवन विधि बनाऊं। तो संवाद की हमारे समाज में बहुत बड़ी भूमिका है, और इसके जो प्रमाण मिलते हैं वो हमको गुरबाणी में मिलते हैं, गुरुमत में मिलते हैं। सबसे पहले तो गुरु साहब जब पहली उदासी में गए तो सिद्धों के साथ जो गोष्ठ किया वो सबसे बड़ा गोष्ठ था, और उसमें ये कहते हैं, जब आपस में बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि रोष ना कीजिए, उत्तर दीजिए। अब इस संवाद में रोष की कोई संभावना नहीं होती, जवाब और उत्तर, प्रश्न और उत्तर की संभावना होती है। और जब सिद्ध उनसे पूछते हैं कि ये जो सारा जीवन है, ये सारा वर्तारा है, कहाँ से आवे, ये जावे कहाँ, ये रहे कह रहे समाई। गुरु ग्रंथ साहब के पन्ना 940 में तो गुरु साहब जवाब देते हैं, हुक्मे आवे, हुक्मे जावे, हुक्मे रहे समाई। एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। जो चीज़ हुक्म में बंधी हुई है उसी के हुक्म से वो आती है, उसी से हुक्म से वो जाती है। और फिर कहते हैं, पूरे गुरते सच कमाए, गतमित शब्द पाई। और इसमें जो पूरा सच समाया हुआ है उसका जो प्रारूप है वो शब्द है, और शब्द की साधना जो है वही आपको मुक्ति का रास्ता दिखा सकती। और गुरबाणी में खास करके पहली पातशाही की वाणी में बहुत बड़ा संवाद है, संवाद के ऊपर बहुत बड़ा एम्फेसिस है। वो पन्ना 660 में धनाश्री राग में शब्द इंश्राइन है कि जब लग दुनिया रहिए नानक, कुछ सुनिए कुछ कहिए। कि जब तक आप इस जीवन में हैं कुछ कहना और सुनना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जो आप ना तो खुद को समझ सकते हैं, ना आप अदर को समझ सकते हैं, दूसरे को समझ सकते हैं। दूसरे को समझने के लिए पहले अपने आप को समझना जरूरी है, और फिर अपने आप को समझने के लिए दूसरे को समझना। एक रेसिप्रोकल एक अंडरस्टैंडिंग है। हम दूसरे के माध्यम से जब अपने आप को समझते हैं फिर पता चलता है कि मैं कौन हूँ, वेयर आई एम स्टैंडिंग। मार्टिन ब्यूबर एक यहूदी थिंकर है, उसकी किताब है आई एंड दो, जिसमें वो कहता है कि अपना आप को समझने के लिए दूसरे को समझना जरूरी है, और दूसरा आपके बारे में क्या भाव रखता है वही भाव जो है आप है। आप अपने बारे में जो भाव बनाया हुआ वो अंतिम भाव नहीं है। सो ये बहुत बड़ी बात कहते हैं। और फिर गुरु साहब ये भी कहते हैं, भाल रहे हम कहन ना पाई, आज जीवन त्या मर रही है।
फिर वो ये कहते हैं कि जो भी कुछ हम लोग कहते हैं वो एक स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, उसमें एक संरचना होनी चाहिए, एक बनतर होनी चाहिए, नहीं तो वो एक शोर होगा, एक जिसको कह सकते हैं नॉइज होगी। वो कहते हैं स्पीड, मतलब इसका मीनिंग ये है कि बोता बोलन चखण होए, विण बोले जाने सब सोए, जिन कह कीते आखी नाक, जिन जिवहा दिते बोले तात। वो कहते बहुत सारा जो बोलना है वो भी एक नॉइस क्रिएट करता है। सो जो हमारी जो संवाद है, जो हमारी वाणी है, वो इट शुड बी स्ट्रक्चर्ड, वो एक संरचित ढंग से होनी चाहिए। और उसका संरचना का ढंग क्या होना चाहिए वो उसके में भी जिक्र करते हैं। वो कहते हैं राग वढ़ांस में पन्ना 565 में, लिखे बाद जो सुरत ना बोल, बोल बोल गवाई। जितनी देर तक आप चीज को रिटर्न नहीं लिखते हैं, राइटिंग में नहीं लाते हैं, लिखत में नहीं लाते हैं, और अगर वे बोल में ही रही तो वो उसके विनस जाने की, उसके खत्म हो जाने की संभावना बनी रहती। मैं ये गुरबाणी का, गुरमत का यहाँ रेफरेंस इसलिए दे रहा था कि संवाद की हमारे सनातन में, हमारे गुरमत में बहुत बड़ी परंपरा है, और ये संवाद आपने चलाए रखा है, और ये जो आयोजन आपने किया है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं कि नैरेटिव, और नैरेटिव का हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। क्या पहले भी तो नैरेटिव रहे होंगे, मगर एज ए थ्योरी, एज ए अंडरस्टैंडिंग, एज ए एपिस्टेमोलॉजी हम इसको अब क्यों महत्वपूर्ण है। इसका कारण ये है कि जो पिछले समय में टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस हुए, 4-5 तरह के रेवोल्यूशंस हुए हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया भाप का, इंजन का, फिर इलेक्ट्रिसिटी का, फिर कंप्यूटर का, फिर सूचना क्रांति का, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेवोल्यूशन है जिसको I04 कह रहे हैं हम। तो जिस वातावरण में, जिस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में हम लोग जी रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। अभी बात कर रहे थे हम लोग, चन्नी साहब और जोशी जी बैठे, कि जंग का तरीका बदल गया है। अब हथियार की जंग, डायरेक्ट जंग नहीं रह गई है। अब आप रिमोट से चीज़ों को टारगेट करते हैं, और रिमोट से ही उनको डिफेंस भी करते हैं, और उसको बीच में रोक भी लेते हैं। अगर वो कोई मिसाइल आपकी तरफ आ रही तो आप रिमोट से टेक्नोलॉजी से उसको रोक रहे हैं। और जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी आपकी है उतनी ही एडवांस आप नेशन एज ए नेशन होंगे। सो नेशन एज ए नैरेटिव क्या है वो हमको समझना पड़ेगा। एक सिपाही जो है वो देश की सरहद पर जाकर के लड़ता है, तो वो उसके पीछे क्या भावना है, वो नैरेटिव क्या है, वो मदरलैंड का कॉन्सेप्ट या वो फादरलैंड का कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण, इस नैरेटिव को समझने की ज़रूरत है। और ये नैरेटिव की जो जंग आज चली हुई है वो उसके साथ कैसे रहा, वी हैव टू लिव विद इट। हमको इसके साथ जीना सीखना है। तो वो नैरेटिव्स को पहचानना कैसे है ताकि हम किसी नुकसान से बच सकें। सो आप देखिए कि मनुष्य के पास सबसे बड़ी जो ताकत जो है वो भाषा है, और वो भाषा ही उसको दूसरे प्राणियों से अलग करती है। दूसरे प्राणियों के पास भी भाषा है। अगर हमारे घर में एक डॉग है तो वो उसके पास एक भाषा है, वो आपको अपने मैसेज कन्वे करता है, अपनी भावनाएं कन्वे करता है, मगर वो एडवांस नहीं है, वो विकसित नहीं है, स्ट्रक्चर्ड नहीं है। जैसी भाषा इंसान की, मनुष्य की भाषा है वो स्ट्रक्चर्ड है, कन्वे करती है, उसके पीछे एक ज्ञान है। जो प्राणियों की भाषा है वो सिर्फ
इमीडिएट कंसर्न्स की है कि मुझे भूख लगी है, वो आपको आके पास रसोई के पास बैठ जाएगा, वो कहेगा मुझे खाना दीजिए। बट मनुष्य को अगर भूख लगी है तो वो उसके साथ बड़ा शिष्टाचार जुड़ा हुआ, वो डाइनिंग टेबल पर बैठेगा, कुछ उसका टाइमिंग फिक्स है, उसकी माँ उसको प्लेट में डाल के देगी, सब एक ये सारी भाषा है। इट्स ऑल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, इट इज कन्वेइंग समथिंग। सो वो जो मनुष्य के पास कॉग्निटिव रेवोल्यूशन आया, चीज़ों को संज्ञान करने की शक्ति आई, और शक्ति से फिर उसने नैरेटिव बनाने शुरू किए, ये शुरू हुई। और हमारी सारी कॉन्सेप्टलाइजेशन जो है वो नैरेटिव है। देश का कॉन्सेप्ट जो है वो नैरेटिव है। जो मनी जो है, ये एक जो रुपया 10 रुपये है या 100 रुपया है, ये 100 रुपये तो एक कागज़ है, मगर उसके साथ एक माइथोलॉजी जुड़ी हुई है, एक कॉग्निशन जुड़ी हुई है कि हमने मान लिया है कलेक्टिव तरीके से कि ये 100 रुपया है और मैं इससे 100 रुपये की इसकी कीमत है, इससे मैं कुछ खरीदूंगा और आप उससे कुछ मुझे देंगे, मैं आपको पैसे दूंगा। सो इट इज़ ए नैरेटिव। सो ये एक बेसिक जिसको आप मोटे रूप से कह सकते हैं, मगर नैरेटिव की जो जब आप नुआंसेस में, सूक्ष्मताओं में जाएंगे, तब ये एक हथियार बन जाता है। आप देखेंगे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ी गई, वो लड़ी गई ऑन द पावर ऑफ आर्टिलरी। जिन नेशन के पास आर्टी बहुत स्ट्रांग थी, तोप खाने की ताकत बहुत स्ट्रांग थी, वो नेशन जीती। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो लड़ी गई वो एयर पावर पर लड़ी गई, जिनके पास स्ट्रांग एयर पावर थी वो। अब जो थर्ड वर्ल्ड वॉर, जैसे अरब स्प्रिंग्स जो हुई, जिसमें मिस्र, इजिप्ट और बहुत सारियाँ जो मिडल ईस्ट कंट्रीज जो थे, वो उनकी सारी जो स्ट्रक्चर थे वो ख़त्म हो गए। वो सारी वॉर लड़ी गई सोशल मीडिया पर, नैरेटिव की वॉर, कि परसेप्शन ऐसी बना दी गई कि वो अपने आप, जो बड़े तानाशाह थे, वो अपने आप क्रम्बल्ड हो गए। सो आने वाला भी युग जो है वो नैरेटिव्स का युग है। वी विल बी फेसिंग एंड गोइंग थ्रू वॉर ऑफ नैरेटिव्स। और नैरेटिव्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है? नैरेटिव्स को आप तभी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जब आपके पास आधार होंगे, अपना इतिहास का, अपनी संस्कृति का, अपनी ज्ञान की धरोहर का, अपनी एपिस्टेमोलॉजी का, अपनी मीमांसा का, ऑन्टोलॉजी का। आप ज्ञान को एनालाइज कैसे करते हैं, उनकी पद्धतियाँ क्या है, आपका दर्शन शास्त्र क्या है, आपका अध्यात्म शास्त्र क्या है, और ये सब चीज़ें जितनी देर तक आप नहीं जानते हैं, उतनी देर तक आपके नैरेटिव ठुस हो जाएंगे। नैरेटिव को पावरफुल बनाने के लिए इन आधारों को उनकी तरफ जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं कि जितना आपका ज्ञान वर्धन ज़्यादा होगा, उतना नैरेटिव आपका स्ट्रॉन्ग होगा। सो पहली तो लड़ाई ये है कि, पहली तो बात ये है कि ये जो सारा कुछ जो हम लोग जी रहे हैं, ये एक नैरेटिव है, और नैरेटिव के साथ हमको जीना है। ये सारे रिश्ते नाते हैं, ये भी एक नैरेटिव है। हमने कैसे मान लिया कि ये मेरी बहन है या ये मेरी पत्नी है? एक नैरेटिव है, एक माइथोलॉजी है कि मेरी ये पत्नी है, मैं इसके साथ एक कल्चरल हेरिटेज में बंधा हुआ हूँ। मैंने जो इसके साथ 7 फेरे लिए या 4 फेरे लिए हैं, ये एक नोशन है। सो ये इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। सो मनुष्य के पास जो कहानी पैदा करने का जो, और फिर कहानी के साथ साथ उसके और जुड़े हुए पहलू आ जाते हैं, करेज, आइडेंटिटी, पर्पस, ये चीज़ें अपने आप जुड़ती जाती हैं जब वो नैरेटिव डेवलप हो जाता है। सो नैरेटिव देन इज़ नॉट जस्ट एन एंटरटेनमेंट। नैरेटिव कोई सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये एक ज्ञान है, एक एपिस्टेमोलॉजी है। सो देयरफॉर दैट वी मूव्स नैरेटिव्स, build, explore, destroys relationship, heal trauma and even requires, और इसके लिए हमको क्या चाहिए? ब्रेन। ये हमारा जो माइंड है, माइंड का जो विकसित होना वो बहुत ज़रूरी है। एक बहुत बड़ा थिंकर हुआ है पॉल रिकर, फ्रेंच फिलोसफर है, उसकी किताब है टाइम्स एंड नैरेटिव, और दूसरी किताब है, भाई पढ़ने वाली किताबें हैं, मेमोरी, हिस्ट्री एंड फॉरगेटिंग। ये 3 जो चीज़ें हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं नैरेटिव को बनाए रखने के लिए और बनाने के लिए। टाइम, मेमोरीज, आपकी मेमोरीज क्या है, आपकी हिस्ट्री क्या है,
और उन मेमोरीज को आप कितना याद रखते हैं और कितनी बैड मेमोरीज को आप फॉरगेट करते हैं। वो फॉरगेटिंग की जो ताकत है वो भी आपके नैरेटिव का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सो नैरेटिव्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आइडेंटिटी ऑफ द कैरेक्टर्स। व्हाट कैन बी कॉल्ड हिम और हर। नैरेटिव इज योर आइडेंटिटी। इट इज कंस्ट्रक्टिंग दैट ऑफ हाउ he tell his stories. It is the identity of the stories make the identity of the character. So ये जो इसके साथ ये हिस्ट्री और मेमोरीज के जुड़े होने के साथ एक साइकोलॉजी भी, नैरेटिव की साइकोलॉजी को भी समझना जरूरी है। सो ये जो ब्रेन है मनुष्य का, ये एक स्टोरी टेलिंग मशीन है। इसके पास बहुत संभावना है नैरेटिव को गढ़ने की। और हम जो सारे हैं, हम जो सभी लोग हैं, वी आर ऑल स्टोरीज। हम एक, हर आदमी के अंदर अपने अंदर एक बड़ा नैरेटिव, एक स्टोरी, यूनिक स्टोरी लेकर के घूम रहे हैं। एक और थिंकर का मैं जिक्र करना चाहता हूं, जेरोम वर्मर और डियोन मैकएडम्स। उनकी दो किताबें, एक किताब है द एक्ट ऑफ मीनिंग। द एक्ट ऑफ मीनिंग में वो कहता है स्टोरीज जो हैं वो ह्यूमन कंडक्ट को निर्धारित करती हैं। और जो ह्यूमन कंडक्ट है, जैसे जो इजराइल और पैलेस्टाइन की जो लड़ाई, वो फिजिकल एकदम जो देखते हैं वो लड़ाई नहीं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है, एक हिस्ट्री ऑफ और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉलेजेस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एपिस्टेमोलॉजी है। और इसीलिए वो एक ज़मीन की लड़ाई नहीं है, वो लड़ाई एक पूरे इतिहासिक प्रकरण की लड़ाई है। इसको इस तरह समझना चाहिए। जैसे अमेरिका में एक ब्लैक लाइव्स मैटर एक लहर चली थी, ब्लैक लाइव्स मैटर के, काले लोगों की जिंदगी भी महत्वपूर्ण है। इट वाज ऑल नैरेटिव अगेंस्ट द अमेरिकन डोमिनेंस ऑफ रेसिज्म। सो वो हमको भी उस तरीके से उनको चीज़ों को समझना चाहिए। फिर नैरेटिव एज ए फिलॉसफी, नैरेटिव एज ए साइकोलॉजी, नैरेटिव एज ए हिस्ट्री, नैरेटिव एज ए फिलॉसफी, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है जिसको हमको समझना चाहिए। पहले जितनी फिलॉसफी होती थी वो इन चीज़ों पर होती थी, खास करके जो जितने हमारे एम्पिरिसिस्ट थिंकर और रैशनलिस्ट थिंकर हैं, दोनों स्कूल जो हैं वो यही इसी पर सोचते थे, हु आई एम। पहला सवाल ही था, दर्शन शास्त्र का सबसे पहला सवाल ही यही है कि मैं कौन हूँ, और सारा दर्शन इसी के इर्द गिर्द घूमता है। और मगर सोरेन किरकेगार्ड ने कहा कि सेल्फ इज नॉट द थिंग, ये कोई वस्तु नहीं है, इट इज अ टास्क, ये काम है। ये जो सेल्फ है ये इसका एक कर्म है, ये इसकी जो एक्टिविटीज में पड़ा हुआ है। सो वी बिकम आवर सेल्फ बाय कंस्ट्रक्टिंग द स्टोरीज एंड क्योस। अगर हम स्टोरीज क्रिएट करते हैं तो उसके साथ साथ क्योस भी क्रिएट होते हैं। सो फिलॉसफी को जब हम लोग समझते हैं, नैरेटिव को एज ए फिलॉसफी, तो ये इसका आधार जो बनता है वो बनता है कि हम सारे अपने नैरेटिव का बेस क्या बनाएंगे। इसका कोई अदर को एक्सेप्ट करने का कोई बेस तो होना चाहिए ना। तो बेस वो कहता है, सार्थर इसको कहता है कि वी आर ऑल कंडेम्ड ऑफ आवर चॉइसेस। हम सभी अपनी गुलामी की, अपनी चुनाव का गुलाम है, और गुलामी से मुक्त होने के लिए हमको एक बहुत बड़ी एथिकलिटी, एक नैतिकता डेवलप करनी होगी। जितनी देर तक हमारे नैरेटिव्स किसी बड़े एथिकल फ्रेमवर्क में, एथिकल आधार पर, और जो वो आधार हमारी धरोहर और हमारी हेरिटेज, हमारे नॉलेज सिस्टम के ऊपर निवेश नहीं होती है, उतनी देर तक हम लोग जो नैरेटिव है इसके शिकार होते रहेंगे।
नैरेटिव के साथ रहना भी है और नैरेटिव को पहचानना भी है। नैरेटिव को तभी पहचान पाएंगे जब आप अपने नैरेटिव स्ट्रॉन्ग करेंगे और उनके जो बेसिस हैं उनको आप अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे आने वाला जो समय है, जो हमारे जितने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स हैं, आप देख लीजिए, GPT, चैट GPT है और मिड जर्नी है, सोरा है। अब स्टूडेंट्स को आपको कोई नोट लिखने के लिए कहिए, वो एक नैरेटिव लिख करके ले आएगा। उसने सपोज व्हाट इज नेशन, वो एक ले आएगा। एक तो वो उसने अपनी अर्जित की हुई सेंसेस से अपने नॉलेज से एक नोट करेगा, एक उसको इन जो एप्स अवेलेबल हैं उसकी सहायता भी वो ले सकता है। मगर उसकी एथिकलिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है ये आपके ऊपर, वो उसके ऊपर डेवलप करता है और उसकी चुनाव के ऊपर डेवलप करता है कि वो किसको चुनता है। वो एक आसान रास्ता चुनता है, जहाँ वो रास्ता चुनता है जो उसने अर्जित किया है अपनी मेहनत के साथ, और वो उसका क्या नैरेटिव बनाता है। सो मैं ये महसूस करता हूँ कि आने वाले समय में, आने वाला जो समय है वो वॉर ऑफ नैरेटिव्स का है, परसेप्शन बिल्डिंग का है। फैक्ट्स मैटर करेंगे, पर फैक्ट्स को कैसे प्रेजेंट करना है, फैक्ट्स को कैसे स्ट्रक्चर्ड करना है और फैक्ट्स को कैसे कन्वे करना है, हाउ टू कन्वे, दैट विल डिपेंड ऑन योर कॉम्पिटेंस। वो तो आपकी योग्यता के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप नैरेटिव कैसे बिल्ड करते हैं। सो अंत में मैं ये कहूँगा कि नैरेटिव इज नॉट जस्ट हाउ वी कम्युनिकेट, ये एक संचार का ही सिर्फ मसला नहीं है, इट इज हाउ वी एग्जिस्ट, हम इसके साथ जीते कैसे हैं। यू कैन नॉट लिव विदाउट नैरेटिव स्टोरीज, बट यू मस्ट चूज इट वाइजली। आपको बहुत बुद्धि के साथ, ज्ञान के साथ नैरेटिव को पहचानना है और उसको चुनना है। इसी पर आपकी जो है सारी कॉम्पिटेंस, इस पूरे डार्क इरा में, ये पोस्ट ट्रुथ का इरा में, जो सारी योग्यता डिपेंड करती है कि आप अपने नैरेटिव कैसे बिल्ड करते हैं और कैसे चुनते हैं। और आखिरी जो एक इसका जो पार्ट है, जो मीडिया का पार्ट है, लगभग मैंने 30-35 साल इस सूचना के एकत्रीकरण और सूचना के डिसेमिनेशन पर ही काम किया। तो हम लोग लगभग एक सिमिलर वर्क है मीडिया का भी, और हम लोग 5 W और 1 H पर काम करते होते थे। 5 W क्या है? व्हाट, क्या हुआ, व्हेन, कब हुआ, वेयर, कहाँ हुआ, व्हाई, क्यों हुआ, हुम, बाय हूँ, किसने किया। ये 5 अगर पता चल जाए तो फिर हाउ, किया क्यों, कैसे किया। तो ये जो 6 एलिमेंट हैं, ये किसी की फैक्ट्स को बनाने के 6 एलिमेंट होते हैं, कन्वे करने वाले को। इसी पर आपका नैरेटिव बिल्ड होगा। अगर इनमें से एक माइनस है, एक कमी, एक इसमें एक एलिमेंट खत्म हो गया, तो वो जो नैरेटिव है वो एक अपंग किस्म का नैरेटिव होगा। वो जो कंज्यूमर है आपका, जो रीडर है आपका, वो उससे सेटिस्फाई नहीं होगा। और सेकंड जो बात है, सिर्फ फैक्ट्स पेश करना ही नैरेटिव नहीं है। नैरेटिव के साथ जो एनालिसिस है, आपका विश्लेषण है, आपने उसमें क्या गुणात्मक एनालिसिस किया विद योर ओन इंटरवेंशन ऑफ नॉलेज, और आपका प्रोग्नोसिस क्या है, आप भविष्य में ये घटना क्या रूप ले सकती है आने वाले समय में, हाउ इट विल स्नोबॉल, इसका क्या रूप हो सकता है। अगर वो विश्लेषण में नहीं है तो वो फिर मीडिया की जो एथिकलिटी है वो उस तक पूरा नहीं पहुंचता है। सो मेरा कहने का मतलब है, ओनली कन्वेइंग द फैक्ट्स इज नॉट द नैरेटिव, विथ एनालाइजिंग द फैक्ट्स एंड मेकिंग प्रोग्नोसिस, उसकी भविष्य मुक्ता भी बताना जो है वो एक मीडिया वाले का और इसका है। सो एक कंक्लूजन के रूप में मैं ये कह सकता हूँ, वी हैव टू लिव विद नैरेटिव्स। आने वाला युग नैरेटिव्स का है, और जिस तरह से मशीन और माइंड का एक बैलेंस
आने वाले दिनों में हमको बनाना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो नैरेटिव्स डेवलप होंगे, देर आर एप्रीहेंशंस कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन अपने आप भी नैरेटिव बिल्ड कर देगी। उसके पास इतना बड़ा डाटा होगा, इतना बड़ा माटा डाटा होगा कि संभावना है कि वो नैरेटिव बिल्ड करने की क्षमता में रहेगी। सो जितनी देर तक मनुष्य के पास एक एथिकल बेस नहीं होगा, अपनी कदरों कीमतों का, वैल्यू सिस्टम का बेस नहीं होगा, उतनी देर तक चीज़ें जो है वो बेवर्ड जा सकती हैं। सो नैरेटिव्स के साथ जीना है, इसके साथ मरना है, और इसके साथ जो आने वाले युग में जो सारे कॉन्फ्लिक्ट होंगे इसी से होंगे, परसेप्शन बेस्ड होंगे। सो मुझे लगता है कि ये जो विषय चुन करके विश्व संवाद केंद्र ने एक नई पहल की है, मुझको भी पढ़ने में और इसको सोचने में जब समय लगा तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैं भी एक चलता फिरता नैरेटिव हूँ। ह्यूमन बीइंग इज आल्सो ए मूविंग नैरेटिव। सो इसको आप कहीं तक भी खींच करके ले जा सकते हैं। तो इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आपने मौका दिया और इस कठिन विषय पर आपने ये जो गोष्ठ रचाया है, इसलिए आपका मैं सबका धन्यवाद करता हूं। मनमोहन जी का बड़ा ही ब्रिलियंट एनालिसिस था और मुझे लगता है कि वो शायद वो आप सबने उसे कानों से नहीं दिल से सुना होगा, मतलब क्योंकि वो ऐसा लगता था कि वो सीधा दिल के अंदर जा रहा है। और जिस नैरेटिव की इन्होंने बहुत विस्तार से चर्चा की, और खासकर हम जो जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, मतलब उन्होंने जो 5 Ws और 1 H जो बताया, ये हम सबकी बेसिक ट्रेनिंग का एक पार्ट है। मनमोहन जी, अब एक W और ऐड हो गया है जर्नलिज्म के अंदर है, और वो W है व्हाट नेक्स्ट। ये नैरेटिव ही है, मतलब जो व्हाट नेक्स्ट, ये हम थोड़ा सा बताने की कोशिश है वो करते हैं। और हमारे जो आज जो पत्रकार बैठे हुए हैं, इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने पूरा जीवन है इस नैरेटिव बिल्डिंग है उसके साथ जिया है, और उसमें उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ी जो सफलताएं हैं वो हासिल की हैं और बड़ा एक नाम है वो पैदा किया है। अपना ये पूरा जो क्षेत्र है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, इसके अंदर वो इनका नाम बड़ा जाना पहचाना है। तो आज हम उनमें से कुछ जो हमारे पत्रकार साथी हैं जो सीनियर हैं, उनको भी मतलब सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा है। तो हमारे बीच में संदीप जोशी जी हैं, जो ट्रिब्यून ग्रुप है उसके सीनियर मोस्ट जो लोग हैं उनमें वो हैं कार्टूनिस्ट हैं, और वो एक ऐसी विधा है जो शायद सबसे कम शब्दों के अंदर एक स्केच है और एक कुछ 3-4 मतलब है शब्द हैं, उसमें इतना तीखा कह जाती है कि वो अगला जो व्यक्ति है वो बहुत लंबे समय तक अपने को सहलाता रहता है। और ये एक वो ऐसी विधा है जो आदमी को खुश कम करती है। पाठक है उसको तो खुश करेगी, उसको तो गुदगुदाएगी मतलब है, लेकिन जिसके बारे में है वो कई बार लंबे समय तक है उस कार्टूनिस्ट है उसके प्रति बड़ा मतलब है दुर्भावना का भाव लेकर मन में रहता है। और मैं तो चूँकि सारा जीवन जिस उसमें ट्रिब्यून के अंदर संदीप जोशी हैं उनके साथ गुजारा है, वो जो एडिटर हैं वो एडिटर भी कई बार खुश नहीं होते कार्टूनिस्ट से, मतलब उन्हें भी वो थोड़ा पचाना है, हजम करना है। जो कार्टूनिस्ट है उसको मुश्किल हो जाता है, और वो अपने आप में एक जर्नलिस्ट नहीं है, एक पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन है। तो ऐसे श्री संदीप जोशी जी को मैं आग्रह करूंगा कि आए, और आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री मनमोहन जी और प्रदीप जोशी जी हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि उन्हें मोमेंटो और शॉल है वो देकर सम्मानित करें।
बहुत सारे इंटरव्यू और प्रोग्राम ऐसे हुए जिसमें संदीप जोशी हैं, उन्होंने कार्टून बनाया और मैंने कोई इंटरव्यू किया या लिखा मतलब है, और उसमें कई बार वो नाराज़गी भी झेलनी पड़ी हम दोनों को। खासकर एक मुझे शत्रुघ्न सिन्हा का ध्यान है कि वो इनके कार्टून से बहुत खफा रहे मतलब। अब दूसरे हमारे जो साथी हैं श्री वीरेंद्र रावत जी अभी यहाँ उपस्थित थे। वो क्योंकि वो पत्रकार का जिस तरह का काम है वो कब जाना पड़ जाए इसका पता नहीं रहता। और तीसरे हमारे जो साथी हैं नेहा शर्मा जी, वो इस समय प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, देश की सबसे जो बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, उसकी वीडियो एडिटर हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ की मल्टीमीडिया पर्सनैलिटी हैं, और इससे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया, पीटीवी और बहुत सारे एवीपी उनमें काम किया है। चंडीगढ़ प्रेस क्लब है उसमें बड़ी एक्टिव रही है। एक जाना पहचाना नाम है इनका इस पूरे क्षेत्र के अंदर। मित्रों, मतलब इन जो पत्रकार साथी हैं इनको मतलब हम सम्मानित नहीं कर रहे, मैं तो महसूस करता हूं भी हम खुद सम्मानित हो रहे हैं इनके साथ है। ये आज आए हमारे कार्यक्रम में। श्री साईं वैद्यनाथन जी मतलब है, वो मूलतः मलयाली हैं, द ट्रिब्यून के अंदर चीफ सब एडिटर हैं। और जो हम जिस नारद जी की बात करते हैं, जिस आध्यात्म की बात करते हैं, उस पे जो इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं वो केवल देश में नहीं विदेशों के अंदर भी मतलब है उसने बड़ा नाम किया है। और हरियाणा अभी तक देखते थे, अब पंजाब है उसको मतलब है ये देख रहे हैं मतलब ये साईं वैद्यनाथन जी। पंजाब का जो पंजाबी का बहुत बड़ा अखबार है, हम सब उससे परिचित भली बातें हैं। अजीत, उसके जो यहाँ चंडीगढ़ में ब्यूरो चीफ हैं श्री विक्रम जीत सिंह मान जी, उनसे आग्रह है कि वो पंजाब में जो पंजाबियत है उसको बढ़ावा देने के लिए जिन लोगों ने काम किया उनमें विक्रमजीत सिंह जी और इनका जो समाचार पत्र है अजीत है, उनका एक बड़ा योगदान है वो रहा है। आप सभी का धन्यवाद जी, अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आज के जो हमारे मुख्य वक्ता हैं वो उनसे उनका परिचय हो चुका है, और उसमें से यहाँ जितने बैठे हैं मुझे लगता है उसमें से काफ़ी के साथ उनका व्यक्तिगत परिचय भी है। वो एक प्रखर वक्ता तो है ही है, साथ में जब वो बातचीत करेंगे तब ध्यान में आएगा कि वो जो जिस तरह से जो जिनकी बात अभी मनमोहन जी ने की नैरेटिव है, समाज के विभिन्न जो मुद्दे हैं उनके ऊपर जिस बारीकी के साथ वो नज़र रखते हैं, बातचीत करते हैं, उनसे उनका हमें आभास है। तो मैं श्री प्रदीप जोशी जी उनसे आग्रह करूंगा कि वो आएँ और आज इस विषय पर बोलें। लंबे समय तक नॉर्थ ईस्ट के अंदर है उन्होंने काम किया। प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नारद जयंती के इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि डॉक्टर मनमोहन जी, डॉक्टर संजय कौशिक जी, दीपक बत्रा जी, और अभी अभी जिनका देवर्षि नारद सम्मान के नाते सम्मानित हुए सभी भाइयों बहनों और इस सभागार में उपस्थित मातृशक्ति और बंधुओं, डॉक्टर मनमोहन जी ने हमारे सामने एक भावधारा को ध्यान में लेकर विमर्श के विषय को बताने की चेष्टा की है।
बहुत पुरातन और अद्यतन, अभी अभी साइंस क्या कह रहा है, अभी देश दुनिया में क्या करने जा रहे हैं, क्या विषय चल रहे हैं, आदि बातों के बारे में उन्होंने अपने सामने उल्लेख भी किया है। फिर भी मुझे कुछ बताना है, मुझे कुछ जोड़ने का एक प्रकार से बताया गया है, तो मैं भी कुछ विषय आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूं। हम लोग मानते हैं कि हमारा देश बहुत पुरातन है, बहुत लंबे समय से चलते आ रहा है, बहुत विषयों के साथ उसने अपना विकास भी किया है। अब ये सब करते समय हमारे यहां पर कुछ चिंतन भी चला, कुछ चिंतन में से विचार निकला, विचार में से दर्शन, दर्शन एक प्रकार से सामने आया। दर्शन के साथ जब क्रिया जुड़ गई और क्रिया का जब आवर्तन, फिर उसकी एक प्रकार से रिसाइकल शुरू हो गई, तब वो परंपरा बनी। तो हमारा देश, हम कहते हैं ना, परंपरा से चलते आ रहा है। जब हम परंपरा शब्द उल्लेख करते हैं तो उसके पीछे ये सब प्रक्रिया है, उसके पीछे क्रिया है, उसका आवर्तन है, उसके पीछे दर्शन है, उसके पीछे विचार है, चिंतन है। इन छोटी छोटी बातों के द्वारा ही हमारे देश में परंपरा को गढ़ने का प्रयत्न हुआ है। हम कभी कभी पढ़ने का प्रयत्न करते होंगे तो हमको नाम आता हो नैमिषारण्य। पूर्व काल में नैमिषारण्य ऐसा एक स्थान था जहां अपने भारतवर्ष के, मतलब आज का भौगोलिक भारत नहीं, उस समय का भारत बहुत बड़ा है, विस्तृत भारत है। नैमिषारण्य में अपने देश के अलग अलग स्थान पर प्रयोग करने वाले लोग एकत्रित आते थे और वहां अपने अपने प्रयोगों की सिद्धता, उसकी सफलता, उसके परिणामकारकता, इसकी चर्चा करते थे। जब देश के दूसरे कोने से आने वाला लोग सुनता था कि यहां पर ऐसा है, वहां पर ऐसा हुआ, वहां पर ऐसा कर रहे हैं, तो उसको लगता था अरे ये तो सर्वहित का है, ये तो जनहित का है, ये तो प्रकृति का हित का है। और ऐसे ध्यान में लेकर उन सारे प्रयोगों को सार्वभौमिक बनाने की हमारे यहां पर चेष्टा चलती थी। उदाहरण के रूप में हमको मालूम है आजकल हम जल के बारे में बहुत सजगता व्यक्त करते हैं। जल बचाव के बारे में हमारे देश में आज सरकार को करोड़ों करोड़ों रुपए लगाने पड़ रहे हैं, दिवाले पर लिखने का क्रम करना पड़ रहा है। पूर्व काल में हमारे यहाँ पर एक स्वभाव के नाते इसको विकसित किया गया। जब कभी नैमिषारण्य इसकी चर्चा चली होगी, सारे देश के लोगों ने उसको सुना होगा, नहीं इसके प्रकृति का एक महत्व है, जल बिना जीवन नहीं है आदि। आज जो वर्ग कहते उस समय भी कहा हो गया और उसमें उन्होंने उनके साथ कुछ परंपरा के नाते उसको जोड़ने का प्रयत्न है, उसको एक तथ्य सत्य जोड़कर आगे बढ़ाया। क्या बढ़ाया कि जल ये पवित्र है, पवित्र जल को पैर नहीं लगाना। शायद हमारे पास ये नैरेटिव अपने आप आ गया, हमारे पास ये चित्र बन गया कि पैर, अच्छा जल जो है, पवित्र जल जो है, उसको पैर नहीं लगाना। या फिर पवित्र जल के बारे में कोई काम करता है तो उसको श्रेष्ठ भाव से देखना। मैं दो उदाहरण बताऊंगा। नैरेटिव, कथा कहानी की चर्चा चल रही है, मैं उसी के नाते आपको विषय प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं अरुणाचल में था, तो अरुणाचल में गर्मी के दिनों में प्रवास में कार्यकर्ता के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था, तो उसका गांव बीच में फिर आता है, फिर वो दूसरे कोने में जाना है। तो उसने मुझे कहा प्रदीप जी एक 10-15 मिनट बैठिए, मैं थोड़ा सा काम करता हूँ, फिर हम आगे जाएंगे। ठीक है। वहां तो बांस का घर रहता है, चांग घर जिसको बोलते, जमीन के ऊंचा घर बनाते। मैं जाकर बैठ गया तो भाभी जी ने एक गिलास पानी लाया, मेरे सामने रख दिया। मैं धूप से आया था, मैंने सोचा एक 5-10 मिनट के बाद पीऊंगा। इसके बीच में उनका लड़का, स्कूल छुट्टी होगी, वापिस आया, उसने अपना जो थैला था वो बाजू में रख दिया। मेरे सामने जाते समय उसका पैर लगा पानी के गिलास को। माताजी को जैसे भास हो गया कि पैर लग रहे, पानी का गिलास गिर गया है, उसने आकर उसको पकड़ा और मारना शुरू कर दिया। वो सिखा रही है, मैंने आपको बताया था ना, पानी के पैर, पवित्र जल को पैर नहीं लगाना, पानी को पैर नहीं लगाना। मुझे आश्चर्य लगता है कि ये टीचिंग वहां तक कैसे पहुंच गया।
ये जो एक जीवन की शिक्षा है, इसको जमीन पर किसने उतारने का प्रयत्न किया? ये जो हमारे यहाँ पर छोटी छोटी कहानी कथा, इसके द्वारा सारा हमारा उपनिषद बोलो, पुराण बोलो, हमारे यहाँ महाभारत रामायण बोलो, सारे कथा कहानी का ही संदर्भ देता है। मैं पहली बार नागालैंड में 9-10 दिन के प्रवास में गया। हमको मालूम है नागालैंड तो पूर्णतः एक प्रकार से क्रिश्चियनिटी के प्रभाव में रहने वाला क्षेत्र है। नागालैंड के एक गांव में मैं रुका था, तो जिस गांव में रुका था वो पूर्ण क्रिश्चियन परिवार है। उनकी लड़की पूना में हॉस्टल में पढ़ती, इसलिए उनके परिवार में हमको रुकने की एक प्रकार से सुविधा प्राप्त हुई थी। घर के लोगों ने मुझे शाम को रात्रि सोते के समय के पहले पूछा कि भाई साहब कल हमारे गांव में एक फेस्टिवल है, आप चलेंगे क्या? मैंने कहा मैं तो देखने समझने के लिए आया, तो मैं तो जरूर आऊंगा। दूसरे दिन मुझे नहा धोकर मैं गया तो देखा कि वहां कुएं को साफ करने का उत्सव बनाया है। गांव के 2 युवा अपने आप को 2-3 दिन वो फास्टिंग रखते हैं, बाद में कुएं में उतरते हैं, कुएं के कचरा पानी निकालते हैं, पूरा गांव उसको सहयोग करता है। जो नीचे उतरे हैं उनको फिर उनकी एक प्रकार से पूरे गांव में उनकी शोभा यात्रा निकलती है। घर घर में जाते तो उसको कुछ मिठाई खिलाता है, कोई वस्त्र दान देता है। यानी कुएं को साफ करना, इसको भी हमारे यहाँ पर फेस्टिवल जैसा बनाया गया। तो हमारा समाज कुछ परंपराएं कर लेकर चला है, वो परंपराएं उस प्रकार के कथा कहानी के द्वारा ही हमारे पास पहुंचाने की दृष्टि रही है। मुझे लगता है ये हमारे देश की विशेषता रही है। ऐसे इसमें नारद जी का योगदान क्या है, ऐसा भी आपको लगता होगा। तो हमको ध्यान में आता है कि नारद जी ऐसे एक व्यक्ति चरित्र है कि जिन्होंने दुनिया में ये जो एक प्रकार से प्रकृति चलने का, प्रकृति मानव समाज विकसित होने का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? तो हमारे यहाँ पर अध्यात्म शास्त्र में उसको कहा गया है प्रेयस और श्रेयस। प्रेयस मतलब अपने को अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, वो मेरा प्रेयस है। संपूर्ण समाज को अच्छा लगता है, संपूर्ण सृष्टि को संतुलित करता है, वो श्रेयस है। हमारे यहाँ एकदम क्लियर एक प्रकार से डेफिनेशन करके रखी है। तो नारद जी अपने जीवन में सदैव श्रेयस बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। जो संपूर्ण समाज के हित के लिए है, जो संपूर्ण समाज के भविष्य के लिए, सुरक्षा के लिए आवश्यक है, ऐसी चीजों लेकर चलने वाला प्रतिनिधि यानी नारद है। नारद कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो परंपरा भी है। अनेक नारद हुए, हर समय नारद होते हुए दिखाई देते। नारद एक प्रवृत्ति है, एक स्वभाव बन गया है। स्वभाव कौन सा बन गया है? जनहित और जनस्तुति 2 अलग अलग शब्द है। नारद कभी भी जनहित के बात में नहीं रहते थे, वो जनस्तुति करने के बात में बिल्कुल नहीं जाते थे, वो जनहित की बात करते थे। और जनहित के लिए जो जो चीज करनी है वो करने की सभी प्रकार की पराकाष्ठा नारद जी अपने जीवन में करते हुए दिखाई देते हैं। मैं कहानी के रूप में और एक विषय आपको बताने की चेष्टा। हम रावण जी का नाम जानते हैं। रावण जी के माता जी एक दिन हाथ में उनको शिव जी की पूजा करना, लिंग की पूजा करने का स्वभाव था। उनको उस दिन मूर्ति नहीं मिली तो उन्होंने अपने हाथ में मिट्टी का शिवलिंग बनाया और पूजा करने लगी। इतने में रावण आया तो रावण ने देखा कि अरे माँ आप ऐसे कैसे कर रही है? तो बोले आज मुझे शिवलिंग उपलब्ध नहीं हुआ। तो रावण चला कैलाश पर्वत की तरफ। ऐसा कहते कि रावण जी ने अपनी भक्ति के द्वारा, अपने गायन के द्वारा, अपने विषयों के द्वारा उन्होंने पूरे सृष्टि को हिला दिया और भगवान प्रसन्न हो गए। शिवजी भगवान ऐसे हमारे यहाँ पर एक प्रकार से एक चरित्र ऐसा है कि जो थोड़ा भी स्तुति करने से एक प्रकार से प्रसन्न हो जाते, वर देते। तो उन्होंने वर दिया तो भगवान ने कहा कैसे भगवान जी आप, मैं इतना श्रीमंत हूँ, मेरे पास इतने प्रकार के लोग आए, मेरे पास ये पानी भरता है, ये मेरा रक्षा करता है, ये मेरा कुबेर है, ऐसा सब वर्णन किया उसने। तो भगवान शिव जी ने कहा कि ठीक है भैया क्या चाहिए? नहीं आपका शिवलिंग मुझे चाहिए, लीजिए। अब भगवान जी शिवलिंग देने के लिए तैयार हो गए तो भगवान जी ने उसको शिवलिंग देते समय कहा देखो ये शिवलिंग को आपको जमीन पर नहीं रखना है, ये जमीन पर रखेंगे ना तो ये वही रह जाएगा,
ये आपको आपके स्थान पर लगातार एक जगह रखकर 3 साल तक पूजा करनी है। 3 साल तक पूजा करेंगे तो आपको इंद्रपद अपने आप प्राप्त हो जाएगा। अब ये संवाद नारद जी ने सुना। मैंने कहा ना, ये जनहित और जनस्तुति का प्रकार है। भगवान जी ने, नारद जी ने सुना और नारद जी ने देखा कि भगवान जी, शिव जी ये क्या कर गए? ये रावण को अमरत्व दे रहे क्या? रावण को इंद्रप्रद देने जा रहे क्या? ऐसा कहते कि भगवान जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे हाथ में तो कुछ नहीं। विष्णु जी के पास पहुंचे। तब विष्णु जी ने कहा हाँ भाई कुछ प्रयत्न किया जा सकता है। तो उन्होंने गणपति को बाल वेश में वो रावण के पास भेजा। उसके पहले स्वयं नारद जी गए, रावण की स्तुति करने लग गए। रावण को कहा अरे आप तो बहुत बड़ा ऊंचा ब्राह्मण है, आप तो श्रेष्ठ ब्राह्मण है, सारे वेद आपको आते हैं, और अभी शाम का समय हो गया, आप पूजा नहीं करेंगे? रावण जी को ध्यान में आ गया शाम को पूजा करना है, लेकिन ये लिंग कहीं रखना नहीं है, मुझे बताया तो मैं कैसे करूंगा? तो थोड़े समय के बाद भगवान की लीला के आधार पर वहां गणपति पहुंचे। गणपति, हमारा बाल गणपति पहुंच गए। गणपति ने पहले उनसे के साथ नाटक किया कि मैं तो ये नहीं पकड़ सकता, ये तो बड़ा जड़ है, मैं तो, मेरे पास समय भी नहीं है। बाद में उन्होंने मान्य कर लिया कि ठीक है मैं पकड़ लूंगा, लेकिन मैं 3 बार आपको बुलाऊंगा। 3 बार बुलाने के बाद आप अगर नहीं आते तो मैं इसको यही रख दूंगा। ऐसा कहते हैं कि गणपति ने उसको लिया हाथ में। थोड़ा समय के बाद उसने आवाज दी, पहला आवाज, दूसरा आवाज, तीसरा आवाज, और फिर वही रख दिया। तो कर्नाटक में जो गोकर्णेश्वर है उसके नाम से जाना जाता है। तो नारद जी अपने जीवन में किसी अहित करने वाले शक्ति का कैसे कैसे उसको बैलेंस करना ये जानते हैं। जनहित की भावना तब बनती है। मुझे लगता है आज नारद जयंती के निमित्त पत्रकारों का जो सम्मान हुआ है वो उस प्रतीक के नाते हुआ है। हम लोग, हमारे देश में पत्रकारों को एक प्रकार से जनहित करने वाले के एक नाते से देखने का प्रयत्न होता है, जनस्तुति नहीं। लोगों को अच्छा लगता है इसलिए लिखना आवश्यक नहीं है, योग्य भी नहीं है, उससे भला भी नहीं होने वाला है। देश के हित में क्या है, संपूर्ण समाज के हित में क्या है, इसके बारे में सही सही लिखने का प्रयत्न करना ये पत्रकारों का स्वभाव रहा है। पहले प्रस्तावना में भाई साहब ने बताने की चेष्टा की थी कि हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में हमको ध्यान में आता है, हमारे देश के जितने भी आंदोलन करता रहे हैं उन्होंने, हमारे देश के आंदोलनकर्ता ने पत्रकारों की अपनी भूमिका रखी है। गांधी जी हो, तिलक हो, सबके नाम उन्होंने लिया है, लाला लाजपत राय हो, योगी अरविंद हो, सब लोगों ने प्रयत्न किया है। तो उनको मालूम था कि ये एक जागरण का प्रयत्न है, ये समाज के साथ ये माध्यम जुड़ा रहता है, समाज इसके साथ चलने के स्वभाव में रखता है। आज उसके सामने बहुत प्रकार की, अलग प्रकार की भूमिका हमारे सामने दिखाई देते हैं। विषय के नाते यहां मीडिया और नैरेटिव लिखने का प्रयत्न किया है। शायद मैं पत्रकारों को कुछ बताऊं ऐसा तो मैं नहीं मानता, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते समाज के सामने कुछ विषय आते हैं, उसको हम लोग कैसे विचार कर सकते हैं, उसमें आपका सहयोग कैसा रख सकता है, इस दृष्टि से कुछ विषयों की अपेक्षा मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहली बात है भारत के बारे में सही एक प्रकार से दृष्टि विकसित करना, आइडिया ऑफ भारत जिसको शब्द कहते हैं। आज भी हमारे देश में समाज का बड़ा वर्ग संपूर्ण भारतवर्ष के बारे में संभ्रमित है। घटनाएं दिखती है, कोई चपटा नाक वाला, छोटी आंख वाला आ गया तो हमको पराया लगता है। नॉर्थ ईस्ट का कोई व्यक्ति भारतवर्ष में कहीं घूमता है तो लोग कहते हैं ये चीनी है क्या, नेपाली है क्या, वो भारत का रहना है उसको लगता ही नहीं है। गुरुदेव है कि हमारे अपने समाज के रहने वाले लोगों के बारे में हमको जानकारी नहीं है। बाकी तो चीज दूर की है, ये तो पर्सनैलिटी के नाते कह रहा हूं, उसके रीति रिवाज, पूजा पद्धति, इसके बारे में तो हमने कभी समझा ही नहीं है। तो आइडिया ऑफ भारत के बारे में हमको सही सही जानकारी अपने समाज में पहुंचाने का मिशन हो सकता है क्या? बड़ा बड़ा ताकत इसमें लगाने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि एक साधारण एक प्रोवर्ब आता है, पॉलिटिक्स डिवाइड, कल्चर यूनाइट्स। आज जो हमारे देश में राजनीति का जो चक्र चल रहा है वो एक डिवीजन की तरफ ले जाता है।
वो भेद खड़ा करने की दृष्टि से बारंबार हमारे सामने आते हुए दिखता है। हमारे यहाँ पर राजनीति का प्रकार ही वैसे जुड़ गया। हम दक्षिण भारत में अनुभव कर रहे हैं, हिंदी भाषिक है, हम सनातन नहीं है, अमुक तमुक, किसी के लाते से भी कोई कहता है ये बहिरागत पार्टी है। अरे एक नेशनल पार्टी बहिरागत पार्टी कैसे हो सकती है अपने देश में? लेकिन चर्चा चलती है, उस पर हमारे यहाँ राजनीति होते हुए दिखता है। तो हमारे देश में आइडिया ऑफ भारत ये समाज के सभी क्षेत्रों में लागू करने की आवश्यकता है। वो सामाजिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, वो राजनीति का क्षेत्र हो, अर्थनीति का क्षेत्र हो, ये हमारा एक प्रकार से कोर विषय होना चाहिए। मैं ऐसा अपेक्षा करूंगा, जब हमको नैरेटिव और अच्छा बनाने की चेष्टा करना है तो हमारे देश के हित में क्या चीज है उसके बारे में लिखने की आवश्यकता है। बड़ा विविधतापूर्ण देश है हमारा। हमारे देश की विविधता में हमने अनेक प्रयोग किए हैं। खान पान, वेशभूषा, संस्कृति, हमारे थोड़े सभ्यता के प्रकार, हमारे यहाँ पर तीज त्योहार के प्रकार बहुत बहुत अलग है। आप जितना, जैसे मनमोहन जी भाई साहब ने कहा ना, जितना घूमोगे उतने हमको नए नए प्रकार के सीखने को मिलता है। और सीखते समय ध्यान में आता है जो हम अपने क्षेत्र में कर रहे हैं वही ये बदल कर इनके क्षेत्र में इस प्रकार से कर रहे हैं। कोई बदलाव नहीं है। कोई 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 मैंने कहा ना, संदर्भ वही है, थोड़ा प्रकृति के हिसाब से उसका बदलाव दिखता है। मैं उदाहरण दूसरा रूप में मैं नॉर्थ ईस्ट का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आपको भी एक आनंद आएगा। नॉर्थ ईस्ट में अपर सुबनसिरी के जिला में एक बड़ा वर्ग रहता है तागिन। उस तागिन वर्ग में हमारा तहसील सहकार्यवाह था, उसके माताजी का निधन हो गया। तो मैं और विभाग प्रचारक हम दोनों मोटरसाइकिल से उसके गांव में लगभग पहाड़ के अंदर उतरकर 78 किलोमीटर पहुंच गए। तो हम थोड़ा देरी से पहुंच गए। उसके माताजी का फ्यूनरल, जो एक प्रकार से जो कहते हैं फ्यूनरल, मतलब वहां तो जमीन पर गाड़ते हो गया था। अब हमने उसको वहां पर जाकर फूल चढ़ाए वगैरह और बाजू में बैठ गए। तो बाजू में बैठने के बाद देखा मैंने, यहाँ तो कुत्ता मारा हुआ है। तो मैंने उसके हमारे सहकार्य को पूछा कि ये क्या चीज़ है? तो बोले नहीं, हमारे यहाँ पर परंपरा है। परंपरा क्या है? कोई आदमी मरता है तो उस आदमी के आत्मा को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए कुत्ते का आत्मा आवश्यक है। हमारे यहाँ जो महाभारत में कथा है कि हमारे यहाँ पर पंच पांडव ऊपर में गए और लास्ट में जाते जाते कुत्ता ही एक युधिष्ठिर के साथ में क्रॉस करते हुए दिखाई देता है। हमारे यहाँ कथा वहां तक पहुंच गई, उनके यहाँ कथा वहां तक पहुंच गई। आदमी मर गया, कुत्ता को मारो, क्योंकि वो कुत्ते का आत्मा ही आदमी के आत्मा को गाइड कर सकता है स्वर्गद्वार तक। परंपरा है ऐसी, हमारे यहाँ पर एक अलग अलग पद्धति से दिखाई देती है। जब हम कहते हैं कि हमको भारतवर्ष का चित्र बनाना है, समझना है, तो इस प्रकार के विषयों को लेकर चलने वाला हमारा समाज का जानकारी, ज्ञान, उसकी उत्सुकता, उसके बारे में और विचार करने का संदर्भ जितना हम खड़ा करेंगे उतना अधिक अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ये पहला काम है, आइडिया ऑफ भारत को और अच्छे से हमारे समाज के बीच में ले जाना। दूसरा प्रकार, हमारे देश में लंबे समय में आक्रांता के कारण, आक्रमणों के कारण, गुलामी के कारण हमारे देश के मूल संस्कृति का कुछ ना कुछ हमारे यहाँ पर एक प्रकार से डेविएशन हो गया है, डिक्लाइन आ गया है। आत्मरक्षा के भाव में उसका नया स्वरूप हमारे सामने आ गया है। क्या हम लोग इसके लिए अभी आने वाले दिनों में, चर्चा तो चलती है हमारे यहाँ पर, आजकल शब्द आता है ना, कॉलोनियल माइंडसेट को डीकॉलोनाइज करना, डीकॉलोनाइज को रिकल्चराइज करना। अब ये एक प्रकार से साधारण बात नहीं है। कॉलोनियल माइंडसेट के विरुद्ध लड़ना ये हम लोग मन से कर सकते हैं, डीकॉलोनाइजेशन तक जा सकते हैं, लेकिन रिकल्चराइज करना ये समाज के अधिक प्रमुख लोगों को सामने लाते हुए इसके बारे में विचार, चर्चा, मंथन, चिंतन सामने आना चाहिए। आज की परिस्थिति के साथ जुड़े हुए विषयों के साथ ऐसे विषय आना चाहिए, ऐसा हमको लगता है। क्या मुझे लगता है, मैं पत्रकार बंधु से ये भी अपेक्षा रखूंगा कि आने वाले दिनों में हमारे यहाँ पर रिकल्चराइजेशन का एक नया स्वरूप, प्रारूप देश के हित में खड़ा हो, जो आवश्यक है। क्योंकि अनेक सालों के इस संघर्ष ने, अनेक अंग्रेजों के एक प्रकार से षड्यंत्रों ने हमारे देश की मूल व्यवस्था को तोड़कर रखा है। हमारे मूल व्यवस्था को उन्होंने हमको भूलने के लिए बाध्य किया है। हमको मूल क्या है मालूम नहीं है,
योगी अरविंद उसको कहते हैं ना कि हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदल गया है। हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिर से एक बार स्थिर करना है, पिवोट स्थिर करना है। कल भी मैंने डॉक्टर कौशिक जी के बेटी का एक उल्लेख किया था। मैं जब इनको पहली बार मिला तो मेरा परिचय हुआ, तो मैंने पूछा बेटी क्या बेटा बेटी है, तो उन्होंने कहा बेटी है। क्या करती है? एक लॉ कर रही है, एक बाहर पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है? तो उन्होंने कहा न्यूरो फाइनेंस। मेरा दिमाग हिल गया, तो ये कौन सा विषय हो सकता है? न्यूरो फाइनेंस नाम का कोई सब्जेक्ट है? तो कह रहे कि नहीं, नया सब्जेक्ट शुरू हो गया है, विदेश के लोग ये चर्चा में कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर आर्थिक निर्णय लेते समय हमारे दिमाग मस्तिष्क में कौन से परिणाम उसके संदर्भ जुड़ते हैं, तब वो निर्णय होता है। तो हमारे देश में अगर हमको रिकल्चराइजेशन करना है तो हमारा मूल स्वभाव क्या था, हमारी मूल आधारभूत बातें क्या थी? अध्यात्म थी, सर्वसमावेशकता थी, सर्वहित का हमारा प्रयत्न था, सार्वभौमिकता का हमारा एक प्रकार से संदर्भ रहता था। जो हमारे मूल पहले के लोगों ने शुरू किया, आज भी हमारे पास में आता है, मुझे अनुभव आ रहा है। अभी अभी पहलगाम की घटना हमारे सामने है। पहले दिन से हमारे देश के लोगों के नेतृत्व ने हमको यही कहा कि हम इसका जरूर जरूर बदला लेंगे, लेकिन बदला लेते समय हमने ये नहीं कहा कि हम सामान्य जनता को मारेंगे। पिन पॉइंट, एकदम जहां आवश्यक है, प्रिसाइज। दूसरा उन्होंने कहा नॉन डी एस्केलेशन के लिए हमको युद्ध भड़काना हमारा काम नहीं है। जो अहित करने वाला है उसको केवल दंड मिलना चाहिए, उसको परिस्थिति का भान उसको भी मिलना चाहिए। तो हमारी अपनी कुछ आवश्यकता है, हमारे विषय रिकल्चराइजेशन, हमने युद्ध नीति में यही सीखा है। हमारे यहाँ युद्ध का रूप भी ऐसे ही रहता है। महाभारत रामायण में हम सुनते हैं कि युद्ध समाप्त सायंकाल होने के बाद दोनों आपस में मिलते, दोनों सेवा करते थे, कोई बातचीत नहीं होती थी। ऐसा नहीं, अस्पृश्यता का प्रश्न ही नहीं था, धर्म के आधार पर युद्ध चलता था। तो हमारे अपने रिकल्चराइजेशन के अनेक विषय है, उसको आज के संदर्भ में प्रस्तुत करना, हमारे पुराने मूल्य को आज के संदर्भ में उसको रिफाइन करते हुए समाज के सामने ले जाना। शायद हम लोग अनुभव भी कर रहे हैं कि हमारे सामने हम बड़े बड़े नैरेटिव के एक प्रकार से शिकार बन रहे हैं। दुनिया हमको ट्रैप लगाकर देख रही है। दुनिया को मालूम है कि भारतवर्ष के पास एक बहुत अच्छी सॉफ्ट पावर है, दुनिया को आकर्षित करने वाली, दुनिया के हित में खड़ी रहने वाली एक अच्छी ताकत किसके पास में है? तो भारत के पास में है। हमारा देश कभी अहित करने वाला नहीं है। हमारा देश दूसरी का अस्मिता पहचान समाप्त करने वाला है। आक्रमण करने का तो हमारा स्वभाव भी नहीं रहा है। और इसलिए वो लोग उस प्रकार के सोच में जाते हैं तो उनको ध्यान में आता है कि भारत का ये स्वरूप आज का है। भारत आज भी वैसे ही दिखाई देता है। अभी अभी हमारे देश में G20 हो गया। हम लोगों ने अनुभव क्या गया, हमारी G20 की जो घोषणाएं थी वो क्या थी? वन अर्थ, वन फैमिली, वन कल्चर। कोई हमने छोट संकुचित तो कुछ नहीं दिया। सारे दुनिया को जोड़ने के लिए एक कल्पना दी, 3 सूत्री हमारी कल्पना थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का हमारा जो रोल मॉडल दिया वो भी हम पहले कर रहे हैं, बाद में देने का प्रयत्न किया है। तो भारत जो रिकल्चराइजेशन के नाम पर आगे जा सकता है, उसके कुछ अच्छे मॉडल हमारे समाज में खड़े होने वाले मॉडल का प्रचार हो, खड़े होने वाले विषयों का अधिक लोगों के सामने उसका प्रस्तुति हो, ये अपेक्षा मैं भी आपसे व्यक्त कर सकता हूँ। समाज की भी आवश्यकता है ऐसे विषयों के बारे में उजागर करे, जानकारी ले। अभी हमारे सामने चित्र आता है, हमारे देश के जो पद्मश्री प्राप्त जो लोग हैं उनकी सूची देखने के बाद लोगों को ये लगने लग गया कि अरे ऐसे भी कोई लोग है क्या दुनिया में, बिना एनजीओ के, बिना कोई प्रसिद्धि के, बिना कोई समाज के सहकार्य के सामान्य काम कर रहा है। 50-50, 60-60 साल तक अपनी अपनी रोजी रोटी के साथ उन्होंने एक अपना मिशन चला कर रखा है। क्यों? श्रद्धा लगती है, काम करते रहता है, श्रद्धा उसकी मान्यता रहती है, काम करता रहता है। इसके नैरेटिव बन सकते हैं क्या?
तब उसके आधार पर हमारे देश का रिकल्चराइजेशन का एक विशिष्ट प्रयत्न हमारे सामने अधिक व्यापक हो सकता है। ये सभी क्षेत्रों में आवश्यक है, आर्थिक क्षेत्र में आवश्यक है, विज्ञान के क्षेत्र में ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि वो बड़ा वाइब्रेटिंग है, रोज बदल है, उसमें रोज नई चीज उसमें आ रही है। कर सकते हैं क्या? मुझे लगता है इसके बारे में काफी बड़ा वातावरण हमारे देश में नैरेटिव के हिसाब से बनाने की आवश्यकता है। हमारे देश में कुछ, मैंने कहा ना, भ्रम, असत्य हमारे समाज पर चिपका दिए गए हैं, और उस असत्य को स्थापित करने के लिए दुनिया के लोग एकत्रित आते हुए दिखाई देते हैं। हम लोगों ने अनुभव किया होगा, 2 साल पहले दुनिया में, अमेरिका में, वहां पर उन्होंने डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व इस नाम से एक बड़ी चर्चा आयोजित की थी। लगभग 22 यूनिवर्सिटी के आधार पर उनका एक बड़ा कार्यक्रम चलने वाला था। नहीं, जो हिंदुत्व, कभी भारत का हिंदुत्व कभी दूसरे पर आक्रमण नहीं किया है, दूसरे के अहित के बारे में सोचा भी नहीं है, उसको डिसमेंटल करने के लिए वहां सेमिनार ले रहे। कौन? जिन्होंने दुनिया के सामने सदैव अहित रखा है, दुनिया के सामने सदैव संघर्ष रखा है, सिविलाइजेशन क्लैशेस किए हैं, करोड़ों करोड़ों लोगों को मारने के लिए पहला दूसरा महायुद्ध निर्माण किया है। ऐसे लोग निर्माण करें कि डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। कभी कभी हमारे ऊपर एक प्रकार से आरोप लगाते कि यहां पर तो अभी भी हमारे यहां पुरुष सत्ताक समाज है। शायद उनको संदर्भ मालूम नहीं, देखने समझने की चेष्टा नहीं होती। अब हमारे यहाँ पर अहिल्या देवी जी का फोटो लगा है। 300 साल पहले एक सामान्य घर की लड़की है, गडरिया के नाते उसके परिवार में जन्म हुआ है, वो कोई राजघराने की तो लड़की नहीं है। धीरे धीरे अपने अपने कर्तृत्व के आधार पर उस पद पर पहुंच गई, तो और उन्होंने अपना कर्तृत्व समाज के सामने व्यापक रूप से खड़ा किया। कौन कहता है कि भाई हमारे देश में मातृशक्ति को सम्मान नहीं था? सब प्रकार के निर्णय उनकी दृष्टि मान्य है। इतने प्रतिकूलता में भी उन्होंने कितने प्रकार के निर्णय किए, समाज के कुरीतियों को तोड़ने का, विधवाओं को सम्मान देने का, दत्तक पुत्र को अधिक एक प्रकार से सहजता देने का, महेश्वर साड़ी निर्माण करने का, इंदौर शहर स्थापित करने का काम वो 300 साल पहले कर सकती है, और लोग समाज मानते कि भी हमारे यहाँ पर मातृशक्ति को सम्मान नहीं मिलता। अभी अभी हमारे देश में हमको मालूम है, कर्नाटक के पश्चिम कर्नाटक जिसको बोल सकते हैं, वहां पर रानी अबक्का हो गई है। 500 साल पहले उनका जन्म हुआ था, उनका भी 500 सालाना चल रहा है। कभी आश्चर्य लगता है कि उन्होंने लगातार 8 बार पोर्तुगीज सेना को हराया है। कितना कठिन काम है। पोर्तुगीज उस समय के आज का जैसा अमेरिका मानते हैं, उस समय पोर्तुगीज है। इंग्लैंड और पोर्तुगीज ये बड़ी ताकत मानी है, विश्वव्याप्त ताकत थी उनकी। उस प्रकार की महिलाओं की सेना खड़ी करती है, नौसेना खड़ी करती है, पोर्तुगीज को धूल चटाते रहती है। 8 बार चटाना मतलब आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर हमारे लोगों को अपने ही मातृशक्ति का कर्तृत्व, पराक्रम, त्याग, शौर्य मालूम नहीं रहता है। क्या हमारे देश में इस प्रकार के अनेक आइकॉन्स जो है, जो समाज के सामने, अलग अलग पीढ़ी के सामने अनेक विषयों का संदर्भ जोड़ सकते हैं, इसके बारे में जागृति ला सकते हैं क्या? पुरानी बात नहीं, आज भी ऐसे अनेक लोग हैं। आज भी अनेक प्रकार के इस प्रकार के आदर्श हम समाज के सामने, लिविंग एक प्रकार से आदर्श हमारे सामने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत यूनिक काम करने की दिशा में उनका एक प्रकार से जीवन चैतन्य दिखाई देता है। राजस्थान में बाड़मेर में बहुत अच्छा एक प्रकार से उदाहरण सामने आ गया है। एक लड़की जिसका शादी हो गया, बेटा हो गया, पति मर गया बहुत जल्दी जल्दी, और 2 ऑप्शन है, फिर से शादी करना, फिर से एक प्रकार से री मैरिज के लाइन पर जाना, या फिर अपने परिवार में जहां दिया हुआ है उसी को लेकर आगे चलना। उसने स्वीकार कर लिया कि जहां मेरी शादी उसी घर में रहूंगी, मैं वहीं पर अपना, बहुत छोटी जमीन है, बहुत कष्टमय जीवन है, फिर भी उसने स्वीकार कर लिया। लेकिन हार नहीं मानी, और धीरे धीरे हमको ध्यान में आता है कि आज रुमा देवी फाउंडेशन ये पूरे देश के चर्चा का विषय बन चुका है।
जो महिला अपने जीवन को चलाने के लिए चिंता करती थी, उस महिला ने अपने कर्तृत्व के आधार पर आज कम से कम 4000 महिलाओं का सुताई बुनाई जो अलग अलग आर्टशिप चलती है उसका बड़ा एक फाउंडेशन बनाकर काम कर रही है। 2000 बच्चों को तो फ्री वो पढ़ा रही है, उनके फाउंडेशन के द्वारा पढ़ा रही है। केवल क्लास 3 पढ़ी हुई है रूमा देवी, दुनिया के लोग उसको बुला रहे हैं। तो समाज जीवन में ऐसे आदर्श हमारे सामने बहुत है। ऐसे आदर्श को नए पीढ़ी तक पहुंचाना, नए पीढ़ी तक ऐसे विषयों को संक्रमित करना, उनकी जीवन में उसका आदर्श मानना, क्योंकि वो गलत आदर्श ले रहे हैं। वो टीवी पर सिनेमा के आदर्श पर वो कोई आदर्श नहीं हो सकते। समाज जीवन में अच्छे आदर्श देने वाले लोग हैं, उनके साथ उनका संवाद हो, उनकी जानकारी पहुंचे, उनके लिए कुछ नए विषय खड़ा करने का उनसे प्रेरणा मिले। मुझे लगता है हमारे सामने ये भी एक दृश्य हमारे सामने आता है। कुछ कमियां हमारे समाज में है, हम ये नहीं कहते सब चीजें अच्छी चल रही है। आज भी हमारे यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, अन्याय अत्याचार होता है। हम पंजाब में बैठे, पंजाब में हमको मालूम है, और उसका परिणाम है हमारे अपने लोग दूसरे धर्म में जाते हुए दिखाई देते। शिक्षा रोजगार के साथ जुड़ी नहीं है, या फिर शिक्षा होती तो रोजगार मिलता नहीं। ये एक नया प्रकार का कुचक्र हमारे सामने आता है। तो शिक्षा को रोजगार भिमुख कैसे बनाना, रोजगार करने वाली नए प्रयोग और क्या निकालना, ये कमियां हमको दूर करनी है। हमारे देश का युवा, हमारे क्षेत्र का युवा ये ड्रग्स जैसे चक्र में अटकते हुए दिखाई देता है, और मैं तो बड़ा चिंतित हूँ। मुझे एक बड़े ऑफिसर ने जो बताया, वो कह रहे कि प्रदीप जी, हमारे क्षेत्र में जो ड्रग्स का ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, इसके लिए लड़की लोगों का ज्यादा उपयोग हो रहा है। उसका परसेंटेज हाई बताया उन्होंने। हमारे सामने चिंता है, हमारी बहन लोग ऐसे विषयों के साथ ट्रैप में अटक रही, क्या उसको बाहर निकालना। ये केवल पुलिस का काम नहीं है, ये समाज का काम है, परिवार का काम है, मित्रों का काम है। मिलकर काम करने की आवश्यकता है। तो समाज के आज जो कमियां हैं उसको भी बहुत गति से अच्छा करना, अच्छी दिशा में लेकर जाना, इसकी भी आवश्यकता हमारे सामने दिखाई देती है। तो आने वाले दिनों में अगर भारत को सही रूप में खड़ा करने देखना है, हमारे पूर्व के लोगों ने ये स्वप्न हमारे सामने रखा है। वो महात्मा गांधी जी हो, विवेकानंद हो, योगी अरविंद हो, अनेक प्रकार के लोगों ने रखा है कि भारत ये अधिक अच्छे स्थान पर जाने वाला है। पहले हम सुनते थे, स्वप्न लगता था, लेकिन हमारे पीढ़ी के सामने हम भाग्यवान हैं। ये चित्र स्पष्ट होता हुआ हमारे सामने दिखाई दे रहा है। दिन प्रतिदिन उसकी स्पष्टता हमारे सामने। कोई कल्पना नहीं किया था कि इतने गति से भारत चौथे इकोनॉमी के स्थान पर आ जाएगा, कोई कल्पना भी नहीं किया था। और हमारा अनुभव बताता है कि अभी हम लोग तीसरे इकोनॉमी में अपने आप आने वाले हैं, लेकिन आगे की गैप ज्यादा है। तीसरे से दूसरे में आने के लिए हमको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। हमारे यहाँ पर उस प्रकार के विषयों पर लोगों की आर्थिक प्रेरणा का नया चित्र हमको खड़ा करना पड़ेगा। नए उद्यम पर हमको एक प्रकार से वातावरण बनाना पड़ेगा। सरकार, समाज, संगठन सब मिलकर उसको एक प्रकार से लाइन अप करते हुए देश में उत्साहपूर्ण वातावरण बनाना पड़ेगा। तो हमारे देश को इस गति को जो विश्व नेतृत्व, विश्व मित्र, विश्व सहायक के नाते खड़ा करने की दृष्टि से जो चित्र हमारे सामने आया है, जो एक प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन हमारे देश का होते हुए दिखाई देता है, ऐसी कल्पना में पत्रकार बंधु, समाज के प्रमुख बंधु मिलकर इस मिशन को हम लोग मिलकर बात करें। जो उद्देश्य नारद जी ने हमारे सामने रखा है, जनहित का, लोकहित का, देश हित का, उसी को आज के परिस्थिति में हम लोग लेकर चलने का प्रयत्न करें। इतनी अपेक्षा आपके सामने रखते हुए मेरा कथन मैं यहां समाप्त करता हूं। मित्रों, प्रदीप जी का बड़ा उत्साहवर्धक जो उद्बोधन है, उसने निश्चित तौर पर हमारे मन में कई विचार के सूत्र है वो छोड़े होंगे, और इन पर मुझे लगता है कि वो जो आगे बातचीत है वो भी आपस में हम मतलब है वो करेंगे ही। मतलब आज हमारे बीच में
जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पंजाब प्रांत के प्रचारक श्री नरेंद्र जी भी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। और अब कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर है। मैं जो अंतिम जो इसमें एक कार्यक्रम में रहता है, वो आज के हमारे जो मंच पर बैठे हैं समाज सेवी हैं, साथ में अच्छे बड़े बिजनेसमैन हैं, दवाइयों का बहुत अच्छा बिजनेस है, दीपक बत्रा जी, जो ये विश्व संवाद केंद्र जो जिसने आज ये कार्यक्रम किया है उसके पंजाब प्रांत के पालक भी हैं। तो उसकी जो सारी गतिविधियां हैं उनके ऊपर जो जिनकी गाइडेंस में चलती हैं, ऐसे श्री दीपक बत्रा जी से मैं आग्रह करूंगा कि आज वो धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारे बीच में आए। आज के इस नारा जयंती कार्यक्रम में विश्व संवाद केंद्र पंजाब द्वारा आयोजित आप सभी इस कार्यक्रम में आए। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, श्री आदरणीय प्रदीप जोशी जी, जिस परिसर में हम बैठे हैं उस परिसर के डीन डॉक्टर संजय कौशिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा धन्यवाद आप सभी पत्रकार। जब पहले इस कार्यक्रम की थोड़ी योजना हुई, समय तय हुआ, तो काफ़ी जानकारी करने के बाद तय हुआ भी समय थोड़ा सा इसको आगे करना चाहिए था। आप सभी की सुबह व्यवस्था बहुत रहती है, 10 बजे कहीं बेंच पे बैठना, कुछ रिपोर्ट करना, फिर भी आप अपना कीमती समय निकाल के इस कार्यक्रम में आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व संवाद केंद्र ऐसी ही अपेक्षा करता है, जैसा आदरणीय प्रदीप जोशी जी ने कुछ विषय अपने ध्यान में रखे, उस विषय को आप आगे लेकर समाज में जाएंगे और आगे से भी आपका सहयोग विश्व संवाद केंद्र को मिलेगा। इसी अपेक्षा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अपने कार्यक्रम में एक तो जो पत्रकार बंधु जो आए हुए हैं उनसे आग्रह है कि उनके जितने भी पत्रकार बंधु हैं सभी के लिए हमने पुस्तकों का एक सेट है वो रखा है। तो जाते हुए अपना जो जहां अपना रजिस्ट्रेशन था वहां से वो कृपया ग्रहण करके है वो जाएं। और कार्यक्रम के बाद है नीचे हॉल है जहां चाय का इंतज़ाम था, वहां भोजन भी है, तो सबसे आग्रह है कि भोजन करके भी जाएं। अब राष्ट्रगान के लिए है अपना कार्यक्रम है, उसमें खड़े होंगे। धन्यवाद। आप सभी से आग्रह है कि अब भोजन मतलब अवश्य करके जाएं।